अब क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा है, ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। नीट 2020 का क्वेश्चन है, साइनेप्सिस कौन से स्टेज में होगा मियोसिस 1 के। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो साइनेप्सिस होता है वो मियोसिस 1 में होता है। कई बार आपको सिर्फ मियोसिस देगा। अगर आपको देखिए क्वेश्चन कैसे भी घूमता है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएगा, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आपको क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप सही रास्ते पे ही पहुंचेंगे। हेंस सो मियोसिस 1 में जो साइनेप्सिस, अब साइनेप्सिस होता क्या है, साइनेप्सिस इज नथिंग बट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो ये पेयरिंग आपको देखने का मिलेगा। अब इसके लिए बार बार आपको वही वाला इमेज जो मैंने पिछले के पार्ट्स में भी आपको शो किया है, और अभी हम लोग बार बार उसी इमेज को रिफ़र करेंगे जो मैंने नीचे दिया हुआ है। अब हम एक्चुअल में इस इमेज को देख लेते हैं पूरी तरीके से। इसीलिए बच्चों हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे बार बार सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे और सिमिलर क्वेश्चंस में सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो कॉन्सेप्ट का बार बार एक तरीके से आपके रिवीजन होते रहेगा, और जितना आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छे तरीके से मेमोराइज होगा। इवेंचुअली वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर जाएगा आपके ब्रेन में। सो वापस से हम लोग देख रहे हैं, हमें साइनेप्सिस देखना था। सो हम लोग वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे कि हमें साइनेप्सिस मिलेगा किस में। लिप्टोजीन में आपका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है। सो यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बन रहा है। सो हमारा यहाँ पे किसी भी तरीके का पेयरिंग नहीं हो रहा है। सो लिप्टोजीन में तो किसी तरीके का पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होने वाला। नेक्स्ट है जाइगोटीन में। जाइगोटीन में साइनेप्सिस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। यस, यहाँ पर आपका जो है साइनेप्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो आपके क्रोमोसोम प्रोफेज में बनकर रेडी हुए उनके बीच में पेयरिंग उसके अगले स्टेप यानी कि जाइगोटीन फेज में होने वाला है। सो हमारा आंसर हो जाता है जाइगोटीन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। अब ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछ रहा है कि जो होमोलोगस पेयरिंग हुई है वो कब सेपरेट होंगे। अब पहली चीज़ तो जो होमोलोगस की पेयरिंग है वो साइनेप्सिस है, और साइनेप्सिस होता है किसमें, जाइगोटीन में। जस्ट हम लोग ने ऊपर वाले जस्ट इसके पहले के स्टेप्स में देखा है कि जो आपका साइनेप्सिस है वो होगा जाइगोटीन फेज में। किसमें होगा, जाइगोटीन। बट अब जो सेपरेशन है वो कौन से स्टेज में होगा, तो नीचे के डायग्राम को ही देखते हुए हम समझेंगे कि पहला था लिप्टोजीन। लिप्टोजीन में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ। नेक्स्ट आया जाइगोटीन में जिसमें पेयरिंग हुआ। फिर आएगा पैकेजिंग जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। आपके जो होमोलोगस पेयर है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, जो काइज़मा फॉर्मेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है डिप्लोटीन, जहाँ पे आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो गम था आपके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जो दोनों को ग्लू की तरह चिपका कर रख रहा था, अब वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि वहाँ से हट रहा है। इसका मतलब वहाँ से हट क्यों रहा है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो। दैट मीन्स सेपरेशन हो रहा है। सो जहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है वहीं पे स्टार्ट हो जाता है सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। हेंस द आंसर फॉर 54 इज डिप्लोटीन। अब बच्चा लोग सोच के देखो कि बार बार हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ प्रोफेज 1 के ऊपर ही बने हुए हैं, क्योंकि पूरे मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1। इसी में घुमा फिरा कर जितने भी मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही क्वाइट थोड़ा सा एम्बिगुअस रहता है बच्चों को, जो कि समझने में तकलीफ आती है, और कई बार बच्चों से इग्नोर कर देते, सोचते बाकी का प्रोसेस तो पढ़ लेता हूँ, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए, बट ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं वो इसी में से आ जाते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। नेक्स्ट है 55, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। अब नीट 2016 के फेज़ 1 का क्वेश्चन है, फिर से वही क्रॉसिंग ओवर के ऊपर क्वेश्चन है। अब तक आपको इस डायग्राम से याद हो जाना चाहिए कि आपका पहला है लिप्टोटीन, उसमें कंडेंसेशन हुआ, फिर हुआ आपका लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन जिसमें साइनेप्सिस हुआ, फिर है पैचिटीन। अब लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन तक आते आते आपको देखने मिलता है कि पैचिटीन में ही आपका क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। So the right answer for 55 is पैचिटीन। क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड इन पैचिटीन। ये याद रखिएगा हमेशा प्लीज़। और ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने डायग्राम दिया है ना, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। विदाउट ये डायग्राम आप क्वेश्चन सोचेंगे कि मैं सॉल्व करूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लर्न कर लीजिए कि कौन से पर्टिकुलर फेज में क्या रिमार्केबल पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे लिप्टोटीन में कंडेंसेशन हो रहा है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर घूम फिर के क्वेश्चन आ गया है, सेम इसी डायग्राम के ऊपर पूरा घूम रहा है गेम। सोचो एक डायग्राम से आपके लास्ट ईयर के 4 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतने से ही समझ लीजिए कि ये प्रोसेस कितना या ये कितना इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हम लोग PYQs करते हैं, जिससे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमें अच्छी तरीके से लर्न करने हैं वो एक साइड अपने को मिल जाते हैं। अगर आप इनके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलता किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़कर ही जाना है। अगर उसे बिना पढ़े गए तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, और रॉन्ग होंगे तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। आपके मार्क्स के ऊपर ही आपका सिलेक्शन है, और आपका मार्क्स डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सो ये चीज़ तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे तो ही कुछ काम बनेगा, अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है। उसमें से भी हम लोग को निकालना है। आपको मालूम है समंदर के अंदर से जैसे हम मोती निकालते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी वही काम करना है। हमें बड़े से सिलेबस में से उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को निकाल लेने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रीशियस है। सो नेक्स्ट है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। पहली चीज़ जो एंजाइम होते हैं उनमें एज लगता है, ये हमेशा याद रखिए। इनकेस अगर आगे एंजाइम नहीं भी लिखता है, सीधा रिकॉम्बिनेज लिखता है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एज वर्ड जब कभी भी आएगा तो वो एंजाइम के लिए ही प्रेफरेबली यूज होता है। सो हियर रिकॉम्बिनेज की ज़रूरत क्या है? रिकॉम्बिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेशन करवाता है। रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब होगा क्रॉसिंग वर्ड। सो अभी अपनों को वन बाय वन डॉट्स को लिंक करते हुए जाना है कि एंजाइम रिकॉम्बिनेज लगेगा किस चीज़ के लिए? रिकॉम्बिनेशन के लिए। रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब क्रॉसिंग वर्ड होगा। सो हम सोचो वहाँ से रिकॉम्बिनेशन से क्रॉसिंग वर्ड तक पहुँच गए, अब हमको पता चलेगा येस। सो इन गिवन ऑप्शंस में से किस में क्रॉसिंग वर्ड होगा? पहला है जाइगोटीन, इसमें क्या हो रहा है? साइनेप्सिस हो रहा है। डिप्लोटीन में, इसमें क्या होगा? डिप्लोटीन में काइज्मा फॉर्मेशन हो रहा है। पैचीटीन में क्रॉसिंग हो रहा है। डेडिकेटेड क्रॉसिंग वर्ड स्टार्ट होता है पैचीटीन में। सो पैचीटीन में ही आपका क्या होने वाला है? रिकॉम्बिनेशन। सो रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की जरूरत किस चीज़ के लिए पड़ेगी? रिकॉम्बिनेशन के लिए। रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होने वाला है? वो होगा पैकेज चेन में होगा। किस में होगा? पैकेज चेन में। सो द आंसर इज 56 का सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 57th. Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres. नीट 2012 का है। अब एक एक चीज़ ध्यान से सुनिए। पहले बोल रहा है कि ऐसे कौन सा मियोटिक स्टेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। इसका मतलब क्या? पहली चीज़ तो जब कभी भी सेपरेशन से रिलेटेड कोई वर्ड आए तो हमेशा याद रखिए वो एनाफेज में ही होने वाला है। किस में होने वाला है? एनाफेज में। सो जब कभी भी सेपरेशन का पॉइंट आए तो ये आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जब कभी भी सेपरेशन का क्वेश्चन बात करें तो दिमाग में डाल दीजिए कि एनाफेज ही है। क्या है? एनाफेज। जब कभी भी सेपरेशन का पॉइंट आए, अब वो कौन सा एनाफेज है वो आपको पता होना चाहिए। बट पहली चीज़ तो फटाक से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जब आप एनाफेज पर पहुंचेंगे। तो कभी भी सेपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, और वो हो सकता है किसी और चीज़ का भी सेपरेशन हो, बट सेल से रिलेटेड जब आपके पास आए कि इस पर्टिकुलर फेज में सेपरेशन इनका हो रहा है, क्रोमोसोम का हो रहा है, क्रोमैटिड्स का हो रहा है, तो क्लियर हो जाना कि वो एनाफेज ही है। अब वो कौन सा एनाफेज है वो और इन डिटेल देखने पर समझेगा। क्लियर? सो मैं नीचे अब डायग्राम से भी हम लोग देख लेंगे। अब नीचे के डायग्राम में आप देख पा रहे होगे एनाफेज 1 और एनाफेज 2 दोनों में देखिएगा, जो एनाफेज पहला आ रहा है और जो एनाफेज बाद में आ रहा है। जो पहले एनाफेज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का एसोसिएशन है वो साइनेप्सिस के थ्रू है। साइनेप्सिस मतलब वहाँ पर पेयर्स हैं। क्या है? पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। कौन सेपरेट होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? वाइल जब आप नेक्स्ट एनाफेज 2 आगे जस्ट राइट हैंड साइड में आप देखेंगे एनाफेज 2 में वहाँ पे आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रहे हैं। क्या अलग हो रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड। इसका मतलब क्या सर? एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। सो हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमें एक ऐसा मियोटिक स्टेज बताओ जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड। सो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर वुड बी 57 का सी, एनाफेज 1। इज इट क्लियर? किसी भी तरीके का डाउट है बच्चों प्लीज़ कमेंट करो, उसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। और प्लीज़ बी अटेंटिव। अगर ध्यान नहीं दोगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे, नीचे के डायग्राम्स को रेफर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप घर पे ऐसे बैठे रहोगे, एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, एग्ज़ाम देकर आ जाओगे, फिर बाद में रोओगे कि अरे हम लोग ये अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसलिए प्लीज़ आपको ऐसी नौबत ना, इसलिए अपने आप को अटेंटिव रखो, फोकस रखो, और सारे लास्ट 37 ईयर्स के क्वेश्चन तो मिनिमम करके जाओ। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है। अगर आपने MCQs पढ़ना भी है, आपने जितने भी किए वो पहले 37 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे कुछ सोचना है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 58th क्वेश्चन
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। फिर से अभी जस्ट पिछले के पार्ट्स में हम लोग देख कर आ रहे हैं कि एंजाइम रिकॉम्बिनेज का काम क्या था। एंजाइम रिकॉम्बिनेज का काम है रिकॉम्बिनेशन कराना। रिकॉम्बिनेशन कब होगा? रिकॉम्बिनेशन तब होगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर कब होगा? क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 के पैकेजिंग में। किस में होता है? प्रोफेज 1 के पैकेजिंग में। अब यहाँ पे समझो ऑप्शन में तो प्रोफेज 1 दिया हुआ है, सो द आंसर इज प्रोफेज 1। बट क्या होगा बच्चों, कई बार क्या करेगा ऑप्शन में, वो प्रोफेज 1 भी डालेंगे और पैकेजिंग भी डाल देंगे। क्या डालेंगे? प्रोफेज 1 भी और पैकेजिंग में। उसमें क्या होगा, आपका दिमाग घूमने लगेगा। कितने बच्चे क्या करते हैं कि प्रोफेज 1 देखा, अगर सपोज प्रोफेज 1 देखा और पैकेजिंग नहीं देखा तो प्रोफेज को ही टिक कर देंगे तुरंत, क्योंकि इतना अंदर नर्वसनेस रहता है और टेंशन रहती है, टाइम मैनेज करना रहता है कि बच्चे फटाक से मार्क कर देते हैं जो भी सूटेबल आंसर लगता है। बट मैंने पिछले के पार्ट्स में भी आपको समझाया हुआ है कि कभी भी इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर घाई में इस तरीके से काम नहीं करना। प्रोफेज 1 और पैकेजिंग में जो मोस्ट सुटेबल और मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है पैकेजिंग, ना कि प्रोफेज 1। सो हमेशा याद रखिए, अगर इनकेस पैकेजिंग नहीं दिया है तो मोस्ट राइट आंसर इज प्रोफेज 1। कई बार प्रोफेज 1 नहीं भी दिया रहेगा तो मियोसिस 1 दिया रहेगा, तो उसके बाद जो राइट आंसर होगा वो मियोसिस 1। बट अगर आपको दिया हुआ है 3 ऑप्शन, मियोसिस 1, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोफेज 1, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पैकेजिंग। सो एंजाइम रिकॉम्बिनेज एक्चुअल में कहाँ पे लगेगा? पैकेजिंग में। सो जो एकदम सबसे करेक्ट आंसर है उसी पे मार्क्स है, ना कि उसके इर्द गिर्द भी अगर आप पहुँचोगे तब भी काम नहीं चलेगा। आपको ऑन द स्पॉट जो मोस्ट राइट आंसर है उसी को ही टिक करना है। क्लियर? सो अभी यहाँ पे हमारे पास पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग प्रोफेज 1 को आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। रीजन, प्रोफेज 1 में ही आपका पैकेजिंग आता है। हेंस एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1, 58th का डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्सिस ऑकर्स बिटवीन। ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। अब जो साइनेप्सिस है, पहली चीज़ आपने पीछे भी पार्ट्स में देख लिया है, हमने मल्टीपल टाइम्स डायग्राम देख लिए हैं जिसमें हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी जो लास्ट पार्ट में हम लोग देख रहे थे ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है। सो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता भी किसके बीच में है? 2 क्रोमोसोम्स। और वो 2 क्रोमोसोम्स का रिश्ता क्या है? वो दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। सो साइनेप्सिस इज पेयरिंग बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। हेंस द आंसर फॉर 59 इज डी। Moving on to the next question, question number 60. Crossing over that results in genetic recombination in higher organism occurs between। ये नीट 2004 का क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो हम लोग पीछे भी पिछले के पार्ट्स में हम लोग ने मल्टीपल बार डायग्राम्स देख लिए हैं, बट अब आप एक चीज़ जानते रहो, एक एक ऑप्शन आपको अभी इसमें देखना पड़ेगा। रीज़न, कुछ लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस के कुछ वर्ड समझ में नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाइवैलेंट। अब बाइवैलेंट किसको बोलते हैं हम लोग आगे के पार्ट्स में भी देखेंगे, मैं उसमें और बेटर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ बाइवैलेंट, व्हाट इज़ टेट्राड, व्हाट इज़ डायाड, व्हाट इज़ मोनाड। ये बहुत सारे टाइप्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको बोले, इन सभी को समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स ऑफ बाइवैलेंट है, इसमें समझना ये है कि पहली चीज़ तो बाइवैलेंट क्या है। आपका होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर होते हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपके आपस में साइनेप्सिस के दौरान साथ में आते हैं, उनको उनकी पेयरिंग के साथ उन 2 क्रोमोसोम्स को हम साथ में कहते हैं बाइवैलेंट। बाइवैलेंट का मतलब बाय मतलब 2। अब 2 क्या? क्रोमोसोम्स। 2 क्रोमोसोम जब होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आते हैं तो हम उसे बाइवैलेंट कहते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है। एब्सोल्युटली। सो बाइवैलेंट क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम ही है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स है उनका आपस में भी रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अब डायग्राम से देखेंगे हम लोग, आपके पास एक मैटरनल क्रोमोसोम है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है। होमोलोगस पेयरिंग में दोनों मैटरनल और पैटर्नल की ही पेयरिंग होती है, बिकॉज आपके पास जो क्रोमोसोम है वो आपके माता और पिता से ही मिलते हैं। तो 23 आपके मम्मी से मिलेंगे और 23 आपके पापा से मिलेंगे। सो आपके 23 के पेयर्स आपके मम्मी पापा से ही आते हैं। क्लियर? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। सो एक होगा पैटर्नल क्रोमोसोम, एक होगा मैटरनल क्रोमोसोम। अब जो ये क्रोमोसोम है मैटरनल और पैटर्नल, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो हम इन्हें कहते हैं बाइवैलेंट। क्या कहते हैं? बाइवैलेंट। अब जो एक क्रोमोसोम है, सपोज पैटर्नल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, मैटरनल क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड। सो जो 2 क्रोमैटिड पैटर्नल क्रोमोसोम में है उनका आपस में क्या रिश्ता है? क्या नाम है उनका? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। सिमिलरली मैटरनल क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमैटिड्स हैं, उनको भी आप क्या कहोगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट जब आप रिलेशन में देखने जाओगे कि अगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
पैटर्नल क्रोमोसोम या क्रोमैटिड एंड मैटरनल क्रोमैटिड, तो वहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो आएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसका आएगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखिए आपको लेबल किया हुआ है व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी लेबल किया हुआ है, एक पैटर्नल का क्रोमैटिड, एक मैटरनल का क्रोमैटिड, उनके बीच का क्या रिलेशन हो गया? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो जो क्रॉसिंग ओवर देखिए, क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ बाइवैलेंट। क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स में हो रहा है? नहीं, नॉन सिस्टर में ही हो रहा है। बीच का जो डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें काइज्मा फॉर्मेशन हो रहा है बाइवैलेंट में, सो ये काइज्मा बन भी किस में रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो किस में रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ बाइवैलेंट। सो द आंसर इज ए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाइवैलेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, व्हाट ऑकर्स इन क्रॉसिंग ओवर। ये 1998 का क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशन, और डी है नन। पहली चीज़ बच्चों हमेशा याद रखो, कभी भी अगर नन ऑफ द अबव दिया है तो सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। रीज़न, आपके लिए एमसीक्यूज जो दिए जाते हैं उसमें एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप आंसर लिखो। सो बहुत रेयरली कभी ऑप्शन ये राइट होता है जिसमें कि नन ऑफ द अबव, अदरवाइज आंसर होता ही होता है। सो एक चीज़ तो माइंड में लेके चलना कि नन ऑफ द अबव को सबसे कम आप उसको बहुत ही कम तरीके से आंकेंगे। ऐसा नहीं है कि नन ऑफ द अबव दिया तो यही एब्सोल्युटली यही आंसर हो सकता है, बिकॉज ये तो कुछ डिफरेंट आ गया है, नहीं। और ऑल ऑफ दीज 2 ऑप्शंस है जिसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ऑल ऑफ दीज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और नन ऑफ द अबव को सबसे कम प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेबली हमेशा मैंने जितने भी एमसीक्यूज आज तक देखे हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व किए गए हैं बच्चों के साथ, उस दौरान भी देखा गया है कि नन ऑफ द अबव रेयरली कभी राइट आंसर होता है, अदरवाइज आंसर होता ही होता है। आजकल तो नन ऑफ द अबव देना भी बंद कर दिया एनटीए ने, वाइल पहले तो बहुत आता था नन ऑफ द अबव। सो उसमें एक आध ही कोई अगर नन ऑफ द अबव होता होगा तो होता होगा, अदरवाइज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास आंसर होगा उसके लिए। अब जो बच्चे 11th वाले देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है प्रॉब्लम आए। रीज़न, रिकॉम्बिनेशन तो वो समझ रहे होंगे, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और म्यूटेशन भी लगभग समझ में आ रहा होगा। रीज़न, ये 2 पार्ट हम लोग 12th में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको 12th के चैप्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप 11th के हो तो आप वेट कर सकते हो। रीज़न, हम लोग आगे के पार्ट्स में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डेडिकेटेड डिस्प्ले होगा इमेजेस के साथ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या चीज़ है। क्लियर? सो आगे के पार्ट्स में आप जब जाओगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। और सेकेंड, जो थर्ड वाला है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस। आपका जो जीन का एक सीक्वेंस होता है जो कोड करता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, अगर उस सीक्वेंस में किसी तरीके का चेंज आता है ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इंटरनल चेंजेस की वजह से उन सीक्वेंसेस में किसी भी तरीके का चेंजेस होता है, सो एज सुन एज द सीक्वेंस चेंजेस द प्रोटीन कोडेड फॉर दैट पर्टिकुलर जीन चेंजेस। सो इसी चीज़ को हम कहते हैं म्यूटेशन। इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। सो पहली चीज़ आपको ये तो मालूम है कि क्रॉसिंग ओवर में आपको क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। रीज़न, क्रॉसिंग ओवर का उद्देश्य ही रिकॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द टारगेट, व्हाट इज़ द, ये आप कर ही क्यों रहे हो क्रॉसिंग ओवर, वो हमेशा किसके लिए होती है? रिकॉम्बिनेशन। हेंस द आंसर इज फॉर 61 इज ए, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स फॉर रिकॉम्बिनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। When paternal and maternal chromosomes change their materials with each other in cell division is called। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि बार बार यही मैंने इमेज अभी भी बीच में रखा है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि घूम फिर कर क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन है इसी के पीछे आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं वो जब अपने मटेरियल चेंज करते हैं, ठीक है, ईच अदर इन द सेल डिवीजन, उसको आप क्या कहोगे? व्हेन मैटर, कौन से पर्टिकुलर टाइम में आपके जो मटेरियल्स है वो चेंज होने वाले हैं। सो वो कब होगा? पहली चीज़ बाइवैलेंट फॉर्मिंग। बाइवैलेंट फॉर्मिंग मतलब मैंने पीछे के पार्ट्स में बताया कि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जब आपस में साथ में आएंगे तो दोनों ही क्रोमोसोम्स को साथ में जो मिलके बनता है उससे हम क्या कहते हैं? बाइवैलेंट। नेक्स्ट है डायाड। डायाड हम बोलेंगे उस क्रोमोसोम को जिसके पास या तो एक क्रोमैटिड हो या तो 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है, जो हम लोग ने पार्ट 1, 2, 3 में भी कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि
इसके बारे में आगे और इन डिटेल आने वाला है, सो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम लोग आगे इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, सो कंपैरेटिवली पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं अभी घाई नहीं कर रहा हूँ इसको बताने के लिए। सो हैव पेशेंस, आगे वाले पार्ट्स में आपको देखने मिलेगा। साइनेप्सिस, साइनेप्सिस में सेम चीज, बाइवेलेंट फॉर्मिंग कब होगा? जब साइनेप्सिस होगा। साइनेप्सिस इज नथिंग बट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर देता है? एक बाइवेलेंट बना देता है, दो क्रोमोसोम्स के पेयर को ही बाइवेलेंट कहते हैं। सो यहाँ पर जो बात बोली गई है कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन से पर्टिकुलर टाइम में चेंज करेंगे, तो ना तो बाइवेलेंट फॉर्मिंग के टाइम पे होगा, ना डायड फॉर्मिंग के, ना ही साइनेप्सिस। ये होगा क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, जब एक आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, तब जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होगा। हैंस फॉर द आंसर फॉर 62 इज डी।